नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 में पार्ट 2 रहेगा और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से लास्ट तक, यानी कि 120 तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा सबसे पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? आपको पता होना चाहिए, जब आप इंडियन मैप देखते हैं तो कितने राज्य की सीमा समुद्र से लगती है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहला पश्चिम बंगाल पड़ता है, उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उसके नीचे तमिलनाडु, फिर जो है इस तरफ केरल आएगा, उसके ऊपर कर्नाटक, उसके बाद छोटा सा गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। तो टोटल 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो किसके भीतर मौजूद होती हैं, ये हमें बतानी है। फेफड़े, गुर्दे, लीवर या दिल? तो जो एल्वियोली होती हैं वो फेफड़े के अंदर होती हैं, जो हमें सांस लेने में सहायता करती हैं, ठीक है, जिनका आकार गुब्बारे जैसा होता है, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमें गलत कथन पहचानना है। तो इसमें आपका दिया गया है, पहला है खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, निराई का मतलब होता है खेत से खरपतवार निकालना। दूसरा है, काटी गई फसल के भूसे से बीज या दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ये भी थ्रेसिंग के संबंध में बिल्कुल सही कथन है, हमें गलत पहचानना है। तीसरा है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। तो फसल पकने के बाद उसको काटना निराई नहीं कहलाता है, ऊपर ही बता दिया कि खरपतवार हटाने को निकाई कहते हैं। मतलब इनमें से एक सही होगा, तो ये सही है, ये ऑटोमेटिक तीसरा गलत हो गया और हमें असत्य कथन ही पहचानना था, यानी कि इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि तीसरा असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, मानचित्र एवं लेखा कौन कहलाता है? मानचित्रकार जो है वो उसे क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने वाले को इंग्लिश में हम कार्टोग्राफर कहते हैं और यहाँ पर इंग्लिश के ही एक्चुअली आंसर दिए गए हैं, हिंदी में इसको हम मानचित्रकार कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, मलेरिया विनाशक कुनैन, यानी कि जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन, वो किस वृक्ष से मिलता है? सिनकोना, रबर, हिबिस्कस या एलोवेरा? तो जो कुनैन होती है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, इसीलिए इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखो, तीसरा गलत है क्योंकि वायु कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर नहीं चलती। हवा, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, एक्चुअली वायु क्या कुछ भी हो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही प्रवाह करेगा, चाहे हम वायु की बात करें चाहे द्रव। ठीक है, तो तीसरा तो गलत हो गया। और गतिशील पवन वायु कहलाती है, पहला सही है, वायु गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल जो है गर्म होने पर वायु फैलती है, ये भी सही है, यानी कि ए और बी सही है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, घटपड़ी
पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? जो गठफड़ी पौधा होते हैं, कीटवच्ची पौधा होते हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं? मतलब ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, विषमपोषी क्यों होती हैं, सबसे हटके क्यों होते हैं, उसकी मेन वजह क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता इसके लिए, या उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, या उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, या उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। तो जो घटपर्णी पौधा होते हैं, कीटवच्ची पौधा होते हैं, वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में पाए जाते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं और भारत में ये केवल मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये विषमपोषी होते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, चांगपा जनजाति है, उसके संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें पहचानना है। तो सबसे पहला है, चांगपा घुमंतू लोग हैं, बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, या चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो बिल्कुल इसमें आपका देखो पहला सही है, चांगपा जनजाति घुमंतू लोग हैं, ये जो है बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। ये बकरियों को पालते हैं और उनके बालों से पश्मीना शाल बनती है, ठीक है। इसीलिए जो है चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये हमेशा एक ही जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। तो टिक कर रहने वाली नहीं, ये घुमंतू जनजाति है, ठीक है। और हमें असत्य कथन बताना है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही है। ये भी आपका एक ईवीएस से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? तो ये मैप का क्वेश्चन है। आप बिहार को देखेंगे ना, तो इंटरनेशनल बॉर्डर केवल ये नेपाल के साथ बनाता है। वैसे तो ये अगर हम राज्यों की बात करें तो यूपी से लगता है, झारखंड से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से लगती है? म्यांमार से नहीं लगती, चीन से नहीं लगती, बांग्लादेश से नहीं लगती, नेपाल से लगती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रानीखेत। मतलब ये इंस्टीट्यूट जहाँ पर होगा राकेश वहीं तो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में पड़ता है, इसीलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग, पहाड़ी मार्ग, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। जो नाथुला दर्रा यानी कि सिक्किम में पड़ता है, उसको हम पहले सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों नामों से जानते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सी गोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, या लाला लाजपत राय। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। बी ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें, ठीक है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसलों की उपज कम कर देती हैं, ये भी सही है।
खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते। ये खरपतवार से संबंधित गलत है। हमसे पूछा गया है सही कथन, तो सही कथन इसमें हो जाएंगे ए बी सी। ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 के, तो ए बी सी यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, आप अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए। फोर्थ ऑप्शन है चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है, आग पकड़ ली है, तो जो है चारों तरफ दौड़ना शुरू करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, और हमसे जो सही नहीं है वही पूछा गया है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, गलत बात। ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और डी है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। तो जो पॉजिटिव ऑप्शन है उनको हम लेंगे। देखो सी में क्या कहा गया है, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से जो ऊपर हैं उनके परिवारों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी क्या? तो इसीलिए ये गलत हो गया, यानी कि इसमें आपका ए और डी सही होना चाहिए। तो ए और डी फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो दार्जिलिंग की आपने सुना भी होगा, दार्जिलिंग की चाय मशहूर है, वहाँ की चाय को जीआई टैग भी मिल चुका है, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 57, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। इनको जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी थी? गिरिब्रज, वैशाली, भागलपुर या मुंगेर। तो मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज, जिसको हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं, ये थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ई किससे संबंधित होता है? तो ये लकड़ी से संबंधित होता है। ठीक है, मिट्टी, लोहा, कपड़ा बिल्कुल गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो साढ़े 23 अंश को हम कर्क रेखा कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे। देखो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, तो इसका मतलब है आपका कर्क रेखा, और अगर ये कह दे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तो वो आपकी हो जाएगी मकर रेखा, और 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? मतलब पानी में कौन पूरी तरह से घुल जाता है? चाक पाउडर, तेल, नमक या बालू। तो हमें पता है नमक या चीनी जो है पानी में पूर्णतः घुल जाती है, बल्कि चाक पाउडर नहीं घुलता है, तेल नहीं घुलता है, बालू नहीं घुलती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 62, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्यों तैरती है, ये हमें बताना है। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, इसकी वजह क्या है? आटा तेल से हल्का होता है, या पूड़ी में हवा भरी होती है, या पूड़ी में वाष्प भरा होता है, या पूड़ी में तेल भर जाता है। तो देखो चौथा तो गलत है, पूड़ी में तेल भर जाता है या आटा तेल से हल्का होता है, ये भी गलत है। अब देखो बात आई है दूसरे और तीसरे में।
पूड़ी में हवा भरी होती है, ये सही हो सकता था जब ये ना होता, क्योंकि उस हवा को हम वाष्प कहते हैं। तो पूड़ी में वाष्प भरी होती है, इसी वजह से फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, जिससे होता क्या है, पूड़ी का घनत्व तो कम हो जाता है तेल के कंपेयर में, इसीलिए पूड़ी तैरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेयान प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक एक बार सांचे में ढल गए उसके बाद उनको दोबारा गर्म ना किया जा सके, ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये आपके जैसे प्रेस हो गई, और इसके अलावा प्रेशर कुकर हो गया, इनमें जो हत्थे होते हैं ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनते हैं। इसके अलावा जो थर्मो प्लास्टिक होती है उसको हम आसानी से सांचे में डाल सकते हैं गर्म करके दोबारा, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या है? ऋणात्मक कार्य है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, या कोई कार्य नहीं करता, या महत्तम धनात्मक कार्य करता है। देखो, जब हम दीवार पर फोर्स लगाते हैं और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अगर दीवार में विस्थापन बिल्कुल भी नहीं हुआ तो हमारा कार्य जीरो रहेगा। समझ रहे हैं? बल चाहे आपने कितना भी लगा दिया, लेकिन विस्थापन अगर जीरो है तो कार्य जीरो रहेगा, यानी कि ये कोई कार्य नहीं करता है साइंस की भाषा में। ठीक है, भले वो बल लगाते लगाते थक जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है 65। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? पोलियो टीका, बीसीजी, डीपीडी या डीटी। तो ओवरऑल ये बताइए कि टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वो होता है बीसीजी का टीका, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेस्लस कॉलमेटी ग्यूरिन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है। जो सूक्ष्म जीव हैं वो जब भोजन को खराब कर देती हैं, इससे खाद्य जो खाने वाले पदार्थ होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। देखो, कवक कब आक्रमण करेंगे? तेज धूप में नहीं। कवक जब आक्रमण करते हैं जब नमी में हो कोई चीज़, छाँव में हो। तो तेज धूप में तो कवक आक्रमण नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। देखो, इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन ये बात गलत कह दी कि तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं। अगर जीवाणु उसमें रह सकेंगे तो फिर वो जो है संदूषण से कैसे बचा पाएगा, यानी कि उसको सड़ने से कैसे बचा पाएगा? इसीलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि तेल और सिरके में जीवाणु नहीं रह सकते। अब डी है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। ये भी सही बात है। तो इसमें आपका ए और डी सही होगा। हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। 66 ए और डी, यानी कि इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो आपने अगर ईवीएस में पढ़ा हो ना बिश्नोई जनजाति, उसमें आपको मिलेगा कि इन्होंने राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को बनाने के लिए संघर्ष किया था, उससे ये संबंधित हैं। तो ये जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद 68 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सिक्किम, महाराष्ट्र, असम, मेघालय। तो हमें पता है कि जो विश्व में, एक्चुअली भारत में ही नहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में है मासिन राम, जो कि भारत के मेघालय में पड़ता है, और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है?
केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत या अमेरिका? तो दक्कन का पठार साउथ इंडिया में पड़ता है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है, भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, फसल के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में गेहूं उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी सही है, हालांकि उसमें जो और कोई घास होती है वो उगाती है, लेकिन जो उगाए जाने वाले पौधे हैं वो तो सभी गेहूं के ही हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती हैं। और नेक्स्ट है, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। देखो ये इसमें उल्टा कर दिया, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो होती हैं खरीफ की फसल, और शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल होती हैं। यानी कि ये दोनों हो गए गलत, और हमें सही उत्तर चयन करना है, पहला और दूसरा आपके सही है। इसीलिए 70 का केवल ए और बी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविक टेनिस के खिलाड़ी हैं, और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोंघा रोग में व्यक्ति के सूजन आ जाती है, कहाँ पर सूजन आती है? आँखें, जबड़े, गर्दन या पेट? तो हमें पता है घेंघा रोग गर्दन को प्रभावित करता है और गर्दन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, किस शहर में लिंगराज मंदिर जो कि भगवान शिव के लिए है कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवण बेलगोला में? कहाँ पर स्थित है लिंगराज मंदिर? तो ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जो अभिकथन है वो हमें दिया गया है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, और जो इसका रीजन है वो बताया गया है कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ये आप देख लेना। तो देखो, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये परत क्यों होती है? क्योंकि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, सही वजह भी बताता है। तो ये ऑप्शन हमें देखना है कौन सा है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ही है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, उदात्तीकरण, घनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई पदार्थ सीधे ठोस से सीधे वाष्प में बदलता है तो इसको हम उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन। जैसे हम कपूर को जलाएं ना तो वो सीधे ठोस से गैस में बदलता है, ठीक है, द्रव में नहीं बदलता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? फ्रीचार्ज, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? ये आपका करंट से क्वेश्चन है। तो यूट्यूब का कॉम्पिटिटर फेसबुक ने प्लेटफॉर्म वॉच नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 77, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहती हूँ?
एक्चुअली ये पूछना चाहता है लॉटरी कृषि किस राज्य में होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या मिजोरम। तो लॉटरी कृषि मिजोरम में होती है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे या आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे या आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे या आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो जब आप चांद की सतह पर खड़े होंगे ना, तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, क्योंकि एक बार में दोनों तरफ का आप पृथ्वी नहीं देख सकते। ठीक है, तो आंशिक रूप से आप पृथ्वी को देख पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 79, डेंगू बीमारी कैसे होती है, मक्खी से, तिलचट्टा से, एडिस मच्छर से या एनीफिलीज मच्छर से। तो जो डेंगू बीमारी होती है वो मादा एडीज मच्छर से होती है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातों को दूसरों को इशारों से समझाते हैं। ठीक है, सही बात है, जो बोल और सुन नहीं सकते वो इशारों में बातें करते हैं, और ऐसे बच्चों की शिक्षा संकेत विद्यालयों में दी जाती है। ठीक है, मूक बधिर जो विद्यालय होते हैं। दूसरा है, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके ओंठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। ठीक है, तीसरा है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। देखो ये तो टोटली गलत है, क्योंकि जो आपके समावेशी शिक्षा है उसमें एक नॉर्मल विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में भी सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। और अगला ऑप्शन है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाए। ये भी गलत है, क्योंकि हम सामान्य स्कूल में भी उनका दाखिला करा सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये तो टोटली गलत है। देखो पहला सही है, और दूसरा भी, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके ओंठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये भी सही हो सकता है। तो सी और डी तो पूरी तरह गलत हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, एक माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है। ठीक है, देखो एक माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और एक मीटर है, तो एक माइक्रोमीटर में हमसे पूछा गया है कितने मीटर होंगे। ठीक है, तो एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, ये हमें पता है लेकिन मीटर में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अगर हम मिलीमीटर वाला देखें, मिलीमीटर यानी कि मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे ना, तो 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻⁻⁶ 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आएगा। ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर, और 10⁻³ का मतलब है 0.3 अंक आगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, दूसरा ऑप्शन सही है। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, किससे बचाता है, वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, भूकंप से। अब नाम ही है इसका तड़ित संचालक। तड़ित का मतलब ही होता है आसमान से, आसमान में चमकने वाली बिजली। ठीक है, तो ये उससे बचाएगा। ये करता क्या है, जो आसमान से बिजली गिरती है ना, उसको डायरेक्ट अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, बायोगैस क्या है। मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण, या नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो जो बायोगैस होती है वो मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है।
सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारत का लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 86। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। नीचे दो वक्तव्य, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, यानी कि अभिकथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर बताना है। अभिकथन कहा गया है, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। मतलब कभी कभी खेतों में क्या होता है, जुताई से पहले ही खाद डाल दी जाती है। और इसकी वजह क्या बताई गई है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिट्टी में मिल जाती है। तो इसमें आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। जब आप जुताई से पहले खाद डालेंगे तो होगा क्या, जब खेत जुतेगा ना तो वो खाद आसानी से मिल जाएगी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? जुपिटर, मंगल, शुक्र या प्लूटो? तो लाल ग्रह को हम मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शुक्र का भी पूछा जाता है, इसको हम पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? अब देखो बीपीएससी का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट पे दिया गया है। तो 1911 या 1912, 1813 या 1814? तो बिहार जो है बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तिब्बत पठार, बोलिविया पठार, दक्कन पठार, पेंटागोनिया का पठार? तो विश्व में सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार, पामीर का पठार है, जिसको हम विश्व की छत भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, आइडियोमीटर, कैलोरीमीटर या क्रोनीमीटर? तो ऊष्मा विकिरण, ठीक है, इसको नापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है कि जो विकिरण है वो कितना कम या ज़्यादा है। यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। सामान्यतया चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या होता है? दृष्टि, गंध, स्वाद या सुनवाई? मतलब किस वजह से वो एक सीधी लाइन में चलती हैं। ईवीएस का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। चींटियाँ जो है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे जो पीछे वाली चींटी है आगे वाली चींटी की गंध सूंघ के पहचान लेती है कि यहाँ से हमारी दीदी गई हैं। ठीक है, तो वो एक सीधी रेखा में चलती हैं। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। लाल किला जो कि दिल्ली में है, या गोलकोंडा किला हैदराबाद में है, या चित्तौड़गढ़ किला जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कांगड़ा किला जो कि कांगड़ा में है। तो सबसे बड़े किले का नाम बताना है, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है आपका। तो हमसे कथन दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, और इसका रीजन दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, सही बात है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और ठंडे होते हैं। लेकिन जो रीजन दिया गया है ना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता, तो ये गलत है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है, एक मिनट,
6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मतलब वहाँ पर सूर्य उदय उदय तो होता है, दिन और रात बहुत लंबे होते हैं, उदय भी होता है और अस्त भी होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन बताना है कि अभिकथन सही है और जो है इसका जो कथन सेकंड है वो गलत है, यानी कि रीजन गलत है। यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में? तो प्रथम जो मेट्रो रेलवे है वो सबसे पहले कोलकाता में चली थी। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या हो सकता है? समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, तारा मछली या जेलीफिश? तो ये जो गुण दिया गया है ना कि अपने पेट को, अपनी आमाशय को बाहर निकाल देती है, ये ऐसा करती है स्टारफिश, तारा मछली जो है ऐसा करती है, क्योंकि वो कार्बोनेट युक्त जो जानवर होते हैं उनको खाती है, तो पचाने के लिए वो ऐसा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कार्ड वो वही सेम है, अभिकथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत हैं। सही बात है, जब आप ग्लोब देखेंगे ना तो भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपका ईवीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी वजह क्या बताई गई है कि पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, ये सापेक्ष होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि अर्जेंटीना वाले हमारे नीचे हैं या हम उनके ऊपर हैं। ठीक है, सापेक्ष होता है कि हम उनके सापेक्ष अपोजिट में हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सिंपली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परम क्या है? परम एक कंप्यूटर है, नृत्य है, भाषा है या फोन है? तो पता होना चाहिए आपको, परम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन करें। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि बिहार का है ना, तो मधुबनी से जो है क्वेश्चन आना एक नॉर्मल सी बात है। ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा जो कथन दिया गया है, देखो ए और बी तो सही है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे कथन पर कि इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है। चलो इसको हम होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। देखो बिल्कुल गलत है, जो है इसको मुख्य रूप से ग्रुप में स्त्रियां बनाती हैं, तो डी भी गलत हो गया और सी भी गलत है कि विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें वृक्षों की टहनियाँ वगैरह और जो है पक्षी वगैरह बनाए जाते हैं। तो सी और डी गलत हो गए, ए और बी सही हो गए, यानी कि आपका पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रेल लिपि के संबंध में पहला कथन तो सही है। दूसरा है, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि यानी कि छूकर पढ़ा जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। जो लोग देख नहीं सकते ना, ब्रेल लिपि का प्रयोग उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पहला कथन और दूसरा दोनों सही हैं। अब अगर हम ऑप्शन को देखें कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। देखो कोई भी गैस जब आप सिलेंडर में उसको दबा कर भरेंगे ना, तो निम्न दाब नहीं होगा, वहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा। इसीलिए जैसे जो सिलेंडर होते हैं ना, वो
बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। और जिसमें जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मजबूत सिलेंडर होगा। जैसे कंपेयर में अपन जो एलपीजी का सिलेंडर होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर और ज़्यादा होता है। तो इसमें ये कह दिया कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। निम्न दाब पर नहीं, उच्च दाब पर भरी जा सकती है, इसीलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड कथन, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अब ना केवल CO2, कोई भी गैस हो अगर आप सिलेंडर से उसको छोड़ेंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ठंडी होगी, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन तो सही है, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, यानी कि उनका शेप जो है मॉडिफाई किया जा सकता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेस्टिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक, रायान प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। तो ये हमने आपको आगे भी बताया था कि थर्मोप्लास्टिक जैसे कि पीवीसी हो गया, इनको गर्म करके हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको एक बार जैसा ढाल दिया गया उसके बाद गर्म करने पर वो डायरेक्ट जलेंगे या कम ही जलेंगे, बल्कि जो है उनको सरलतापूर्वक मोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद 103 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या मुंबई में? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, पेशियों में थकान किस कारण होती है? CO2 के कारण, मायोसिन के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या इनमें से सभी? तो हमारी पेशियों में जब हमें थकान महसूस होती है ना तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच कितना होगा? 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक? तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच होता है 7, अगर 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन क्षारीय होगा। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, आरा, बरौनी या बाढ़? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना हमें बताना है जो कि बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड या मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड? जैव गैस, बायोगैस के मुख्य कंपोनेंट हमें बताने हैं, ठीक है। तो जो मीथेन, जो आपकी जैव गैस होती है उसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाई जो है होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? ठीक है, यानी कि 24 घंटे में मलेरिया के मच्छर मुख्य रूप से किस समय काटते हैं? शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो जो मलेरिया का मच्छर होता है वो उसको हम नाइट वाला मच्छर भी कहते हैं, नाइट बाइटिंग मच्छर, ठीक है। ये जो है प्रमुख रूप से शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही काटते हैं, दिन में नहीं काटते हैं, कम ही काटते हैं। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, क्रोमोग्राफ, डिक्टाफोन, कैस्कोग्राफ या हाइड्रोफोन। अब इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ पानी के लिए होगी ना तो उसमें सामान्यतया हाइड्रो वर्ड आपको मिल ही जाएगा। तो तुक्का भी मारें आप, चौथा ऑप्शन मार सकते हैं कि पानी में ध्वनि तरंगों को मापने के लिए हाइड्रोफोन का
उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रो वर्ड जो है जनरली का जो है वाटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? पानी, सूरज की रोशनी, भोजन और गैस। तो प्रमुख रूप से हमसे पूछा गया है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? भोजन। हम भोजन किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे पानी भी है, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा ना अगर उसमें भोजन होगा तो भोजन ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111, भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? ये तार लाइन वो वाली पूछ रहा है, टेलीफोन वाली लाइन। कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, रानीगंज से कलकत्ता। तो भारत में पहली लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ये कानून 2009 में पारित किया गया है। देखो ये गलत हो गया, क्योंकि जो जंगल अधिकार कानून है वो 2009 में नहीं 2006 में पारित किया गया था, ठीक है। अगला ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया, बी है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर अधिकार है, हक है। तो और सी है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। देखो बी ऑप्शन भी सही होता अगर यहाँ पर 50 की जगह पर 25 साल होता, क्योंकि कानून में 25 साल कहा गया था, तो बी भी गलत हो गया। और जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये सही है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका केवल सी सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। अभिकथन और कार्ड वाला क्वेश्चन आपका है। अभिकथन दिया गया है, लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। इसकी जो वजह बताई है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। देखो अंतरिक्ष यान होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जो अभिकथन कहा गया है ना कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, जो कि गलत है। जब हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं ना तो वहाँ पर पृथ्वी का कोई भी ग्रेविटेशन नहीं रहता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी का कोई भी खिंचाव महसूस नहीं करते। इनफैक्ट तो वहाँ पर हम आसानी से तैर भी सकते हैं अंतरिक्ष यान में, ठीक है। तो अभिकथन तो गलत है, कारण इसमें सही है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभिकथन गलत है परंतु आर सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। 114 है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ये पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाकों में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पौधा किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा ईवीएस का क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक, चीड़, देवदार या नागफनी। तो ये रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं हमें बताई गई हैं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के ये किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? कथकली, ओडिसी, भारतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो भारतनाट्यम को हम सादिर नाट्यम के नाम से भी जानते थे, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। नेपच्यून, मंगल, यूरेनस, शनि। देखो ग्रह जो आपके सौर मंडल के सभी ग्रह हैं उनकी सभी की गति एंटी क्लॉकवाइज है, केवल दो को छोड़कर। अब वो दो कौन कौन से हैं? सभी की गति है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो दो हैं शुक्र और यूरेनस, ये जो हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हमें से यही पूछा गया है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। विपरीत केवल दो ही चलते हैं, शुक्र और यूरेनस। शुक्र यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यूरेनस ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। कुछ फूलों का प्रयोग
सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रिफ्लेक्सिया का फूल। अब कौन कौन से फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है? तो जो कचनार के फूल की सब्जी है वो यूपी में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो सहजन के फूल हैं, इनके पकौड़े बनाए जाते हैं, ये महाराष्ट्र की फेवरेट डिश है। और केरल के फूल जो हैं ये साउथ इंडिया में इनकी सब्जी बनती है। तो इसमें ए बी सी होगा, बल्कि रिफ्लेक्सिया के फूल से सब्जी नहीं बनाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन तीसरा इसमें हो जाएगा। इसके बाद 18वां है, आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समंदर की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? पश्चिम बंगाल, गोवा, मणिपुर या मिजोरम? तो नारियल के तेल में पकी हुई समंदर की मछली कहाँ मिल सकती है? देखो समंदर आ गया ना, तो कोई तटीय राज्य होगा। अब तटीय राज्य यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए गोवा में ये जो है नारियल के तेल में भुनी हुई मछली प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर ये कह देता ना सरसों के तेल में भुनी हुई जो मछली, तो वो आपका जम्मू कश्मीर वहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो इसमें गोवा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप 200% गोवा में घूमने गई हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? ये किसका कथन है? हिटलर, सिकंदर महान, जूलियस सीजर या नेपोलियन? तो ऐसा नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, जो कि मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। फोर्थ ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो कथन और कार्ड वाले क्वेश्चन। कथन दिया गया है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें हम जलकणिका कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो जाती है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब इसकी वजह क्या बताई है? मतलब कथन सेकंड क्या है एक्चुअली? कथन कारण नहीं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। तो सेकंड में कह रहे हैं कि जो छोटी जलकणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ये बात भी सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पूरी तरह से सॉल्व होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।